खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए। खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए। ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त 100 रुपए की चप्पल पहनने वाली कौम ने अमेरिका की इज्जत को बीच समंदर ही लूट लिया है। यमन की मार ने अमेरिका को इतना बेचैन कर दिया है कि यमनी आर्म्ड फोर्स यानी हौती से सीधा मुकाबला करने से तौबा कर लिया है। इसलिए वो टेक्नोलॉजी की जंग लड़ने के लिए मजबूर हो गया है। ट्रंप ने इलॉन मस्क के जरिए अब यमन पर हमला किया है और बाकायदा यमनी आर्म्ड फोर्स के मिलिट्री प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी के ट्विटर हैंडल को ही सस्पेंड करवा दिया। यानी सीधे लड़ने के बजाय अमेरिका अब कायरता पर उतर आया है। हालांकि ऐसा करने के लिए यमन ने ही अमेरिका को मजबूर किया है। लुंगी और चप्पल पहनने वाली कौम ने जिस तरह से समंदर से लेकर आसमान तक अमेरिका की नाक में दम किया है, उससे घबराकर ही अमेरिका ने ट्विटर के जरिए यमनी अकाउंट पर एक्शन लिया है। चप्पल पहनकर अमेरिका के बिन पायलट वाली जहाजों को मार गिराना कोई मामूली बात नहीं है, पर यह बात हूती पर लागू नहीं होती, क्योंकि उन्होंने चप्पल पहनकर ही अमेरिका से मुकाबला किया है। लुंगी पहनने वाली कौम ने दिखा दिया कि हमारे लिबास और हमारे चप्पल को देखकर हमारी हैसियत का अंदाजा लगाना तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी। हम तो इसी चप्पल से तुम्हारी इज्जत उतार रहे हैं और बार बार तुम्हें इसी चप्पल से पीट कर भगा रहे हैं। तुम्हारे 1.5 दर्जन ड्रोन को मार कर नीचे गिरा चुके हैं। जलते हुए ड्रोन की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करके यमन हूती पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की नाक पर वार कर रहे थे। खैर, अमेरिका की गोरी चमड़ी पर 100 रुपए की चप्पल से पिटाई के निशान बता रहे हैं कि चप्पल प्योर चमड़े का था और जिसने भी पीटा था उसने काफी ज्यादा ऊंट का गोश्त खाया होगा। चप्पल ने गोरी चमड़ी को मार मार कर काला कर दिया। साफ तौर पर कहा जाए तो अमेरिका के लिए यमन ऐसा जख्म बन चुका है जो ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा गहरे जख्म में तब्दील हो रहा है। आखिर कैसे यमन के हूती ने अमेरिका की गोरी चमड़ी को कर दिया काला? आखिर कैसे इलॉन मस्क के जरिए यमनी हूती को निशाना बना रहा है अमेरिका? आखिर कैसे दुनिया भर में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बढ़ता जा रहा है गुस्सा? आखिर कैसे इजराइल की करतूत पर जबान खोलने लगे इजराइल के दोस्त? आखिर कैसे 100 रुपए की चप्पल से लड़ रहा सुपर पावर अमेरिका? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। अमेरिका अपनी पुरानी आदत को फिर से दोहराने के लिए मजबूर हो गया है। अमेरिका अब यमन से दो हाथ करने में नाकाम हो चुका है। ऐसे में उसने यमन के हूती को कमजोर करने के लिए इलॉन मस्क के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना शुरू कर दिया है। अब देखिए यमन के ट्विटर हैंडल को बंद करा के अमेरिका कैसे अपने मकसद को हासिल करना चाहता है। अब तक ट्विटर के जरिए यमनी आर्म्ड फोर्स अपनी बात पूरी दुनिया के सामने रखता था, जिससे अमेरिका के लिए फेक न्यूज चलाने वाली पश्चिमी मीडिया को अपना एजेंडा सेट करने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यमनी आर्म्ड फोर्स ने पश्चिमी मीडिया के बजाय सीधे दुनिया तक अपनी बात पहुंचा देता था। इसलिए अमेरिका ने अमेरिका की ही कंपनी के जरिए हूतियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पश्चिमी देशों के लिए जंग में धोखेबाजी बहुत आम बात है। उनके जंग का कोई पैमाना नहीं है। 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर वाला याहिया सारी का ट्विटर हैंडल ट्विटर से सस्पेंड कर दिया है। पर जो फजीहत अमेरिका को उसके करीबी दोस्तों से हो रही है, उसका दर्द सिर्फ इजराइल ही बयां कर सकता है। दरअसल इजराइल को इस वक्त कनाडा के एक बयान की वजह से बहुत मिर्ची लगी है, क्योंकि कनाडा ने अपने एक बयान में इजराइल को नस्ल कुशी करने वाला बताया है। नेतन्याहू ने कनाडाई लीडर मार्क कार्नी के उस बयान पर सख्त गुस्से का इजहार किया है। मतलब जिस हरकत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नस्ल कुशी करार दिया, उसे नस्ल कुशी कहने पर नेतन्याहू की पूंछ में आग लग जाती है। दरअसल मंगल के रोज एक रैली के दौरान लिबरल लीडर मार्क कार्नी का एक फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी ने टोका और चिल्लाकर कहा कि गजा में नस्ल कुशी हो रही है। इसके जवाब में कार्नी ने कहा कि मुझे मालूम है, इसलिए हमने हथियारों पर पाबंदी लगाई है। अब इतना सुनना ही था कि नेतन्याहू के गुस्से से तमतमा गए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कनाडा हमेशा तहजीब के साथ खड़ा रहा है, कार्नी को भी ऐसा ही करना चाहिए। इजराइल का साथ देने के बजाय, जो एक जमहूरी मुल्क है और हमास के बर्बर लोगों के खिलाफ जायज जंग लड़ रहा है, वो इकलौते यहूदी मुल्क पर हमला बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मिस्टर कार्नी अपने गैर जिम्मेदाराना बयान को वापस लें। हालांकि कार्नी ने बुध के रोज इस बारे में सवाल पूछे जाने पर नस्ल कुशी शब्द सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने नस्ल कुशी वाला शब्द सुना ही नहीं था। खैर, डिप्लोमेसी की जबान में इसे ही कम्बल परेड कहा जाता है। मतलब दुश्मन को चादर से ढक दो, फिर उसे दिल को सुकून मिलने तक जूते से पीटो, फिर कह देना कि हम तो दूसरे को मार रहे थे, हमें क्या पता था कि कंबल के नीचे हमारे खास दोस्त बैठे थे। वहीं इजरायली मीडिया ने जुमे को बताया कि आईडीएफ की खुफिया इकाई 8200 के सैनिकों ने एक ज्वाइंट लेटर लिखकर सरकार से बंधकों को रिहाई की मांग की है।
भले ही इसके लिए गजा की जंग को क्यों ना रोकना पड़े। सैकड़ों रिजर्व अधिकारियों, एक्टिव सोल्जर और रिटायर्ड अफसरों ने खत पर दस्तखत किए हैं। मतलब इजराइल की सेना बंधकों की रिहाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसके लिए वो जंग से पीछे हटने की बात कह रही है। तो क्या इजराइल की सेना डर से कांप रही है या फिर वो सचमुच में बंधकों को छुड़ाना चाहती है? इजरायली चैनल KN के मुताबिक खत लिखने वालों का इरादा इसे हाल ही में एयरफोर्स के सैनिकों के जरिए जारी किए गए खत की तरह से अपने खत को पेन करना है, या फिर यूं समझ सकते हैं कि उन्होंने एयरफोर्स के सैनिकों के खत का समर्थन किया है। 8200 अधिकारियों ने कहा कि हम इस गंभीर मामले पर बात के लिए राजी हैं और इस वक्त जंग सियासी और निजी जरूरत बनता जा रहा है, जो सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। जंग जारी रखने से मकसद हासिल नहीं होगा। इससे बंधकों, IDF सैनिकों और बेगुनाह लोगों की मौत होगी। हम रिजर्व फोर्स की ड्यूटी पर न आने वालों की बढ़ती तादाद से बहुत परेशान हैं और हम लंबे समय तक होने वाले इसके असर से चिंतित हैं। आपको बता दें कि IDF उन सैकड़ों एयरफोर्स के रिजर्व सैनिकों को नौकरी से बाहर करने जा रहा है जिन्होंने जंग खत्म करने की मांग करने वाले खत पर दस्तखत किए हैं। हालांकि खत में खास तौर पर जंग का जिक्र किया गया है, लेकिन खत में शामिल लोग नेतन्याहू के न्यायिक सुधार के साथ साथ शिन बैट के प्रमुख रोनेन के बार को हटाने के उनके चल रहे कोशिशों का विरोध भी कर रहे थे। इस खत पर दस्तखत करने वालों से केवल 60 लोग ही एक्टिव रिजर्व में सर्विस कर रहे हैं और उनमें से भी पायलटों की संख्या सिंगल नंबर डिजिट में है। लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर का मानना है कि नेतन्याहू की पॉलिसी चाहे जितने ही सवाल क्यों ना उठते हों, पर यह इजराइल की चुनी हुई सरकार ने लिए हैं। इसलिए इजराइल की सेना और इसके रिजर्व सैनिकों को इन बातों पर खुलकर अपनी राय देने की मनाही है। मतलब इजराइल की सेना के भीतर ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं गजा से हमदर्दी रखते हैं, जो गजा में जंग नहीं चाहते और नेतन्याहू के इशारे पर कत्लो गारत में शामिल नहीं होना चाहते। वहीं जनवरी तक इजराइल के अमेरिका में राजदूत रह चुके माइक हर्जोग ने इजरायली अखबार मारिफ को दिए एक खास इंटरव्यू में बताया कि नेतन्याहू का व्हाइट हाउस दौरा आखिर क्यों हुआ था। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का मकसद ईरान था। अमेरिका ने तुरंत ईरान के साथ बातचीत शुरू करने और इजराइल को इसकी खबर देने का फैसला किया ताकि इजराइल को पूरी बात पता हो और दोनों एक ही राय पर रहे। माइक हर्जोग का कहना है कि इजराइल को ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत से कोई बुनियादी दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जो कोशिशें नाकाम हुई और उससे मिल से सबक की वजह से इजराइल अब अमेरिका और ईरान की बातचीत को बहुत ही गौर से देख रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इतना आगे बढ़ गया है कि सिर्फ बातचीत से इसे रोकना या पीछे करना बहुत मुश्किल है। इसे रोकने के लिए इजराइल मिलिट्री दखल ही ज्यादा बेहतर समझ रहा है। हर्जोग ने बताया है कि नेतन्याहू ने किसी भी समझौते के लिए बहुत सख्त शर्त रखी है, वो है लीबियाई मॉडल। इसका मतलब है कि ईरान की सारी परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह से तबाह करना होगा। पर गौर से देखा जाए तो ईरान लीबिया की गलती को दोहराने से गुरेज करेगा, क्योंकि उसे पता है कि लीबिया के साथ बाद में क्या हुआ। ईरान के साथ अमेरिका शनिचर को परमाणु मुद्दे पर बातचीत करेगा। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ने मिडिल ईस्ट हाई पोस्ट को शेयर करने वाले स्टूडेंट के खिलाफ दर्ज केस को वापस ले लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स ने 6 तलबा के खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिया, जिन्हें हमास के लीडर इस्माइल हनिया के कत्ल से जुड़े मिडिल ईस्ट आई के पोस्ट शेयर करने पर यूनिवर्सिटी से निकालने की धमकी दी गई थी। बीते साल यूनिवर्सिटी ने तलबा के खिलाफ कई शिकायतें मिलने के बाद तहकीकात शुरू की थी, जो यूनिवर्सिटी की फिलिस्तीनी सॉलिडेरिटी सोसाइटी इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट की गई। इसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई। इस्माइल हानिया को बीते साल जुलाई में तेहरान में कत्ल हुआ था। यूनिवर्सिटी की जांच में स्टूडेंट पर इल्जाम लगा कि उन्होंने स्टूडेंट कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा है, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर एक प्रतिबंधित ग्रुप का समर्थन किया। हालांकि इस इल्जाम को स्टूडेंट ने नकार दिया। यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट के खिलाफ सबूत के तौर पर एक दस्तावेज तैयार किया, जिसे मिडिल ईस्ट आई ने देखा। उसमें दिखा कि जांच फिलिस्तीनी समर्थक सोसाइटी के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की गई कुछ पोस्ट पर आधारित थी। इन पोस्ट की शिकायत पुलिस को की गई थी। पुलिस ने स्टूडेंट के खिलाफ जांच बंद कर दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने 6 स्टूडेंट के खिलाफ अपनी जांच जारी रखी, जबकि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी कहती है कि स्टूडेंट कंडक्ट की जांच 60 दिन में पूरी होनी चाहिए। लेकिन इस सोसाइटी की जांच 200 दिन से ज्यादा चली, जिससे स्टूडेंट को डर था कि वो वक्त पर ग्रेजुएट नहीं कर पाएंगे। हालांकि अब यूनिवर्सिटी ने सारे इल्जामात हटा दिए हैं और एक यूनिवर्सिटी ऑफिशियल ने जांच में देरी को नाकाबिले कबूल बताया। वहीं बचपन से इजराइल की जेल में बंद फिलिस्तीनी नौजवान अहमद मनसरा को 1 दशक बाद रिहा कर दिया गया। अहमद मनासरा ने अपनी आधी जिंदगी जेल में गुजारी है, अब उसे रिहा कर दिया गया। उसे इजरायली जेलों में तकरीबन 9 साल तक जिस्मानी और दिमागी तौर पर परेशान किया गया। 2015 में अहमद मनासरा को 12 साल की सजा दी गई, बाद में घटाकर 9 साल कर दी। उस पर इल्जाम था कि उसने अपने चचेरे भाई हसन मनासरा के साथ मिलकर पूर्वी जेरूशलम की गैर कानूनी बस्ती पिसगट देव के पास 2 इजरायली लोगों पर चाकू से हमला किया था।
गिरफ्तारी के बाद फिलिस्तीनी मीडिया में एक वीडियो लीक हुआ जिसमें नजर आया कि इजरायली अफसर तफ्तीश के दौरान अहमद के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। अहमद मनासरा की रिहाई नफहा जेल से होने वाली थी, जहां उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे बेशर्बा इलाके में नेगेव रेगिस्तान में जेल से दूर छोड़ दिया गया। उसके वकील खालिद जबारका ने बताया कि उसे एक सुनसान जगह पर अकेले छोड़ दिया गया था, जहां से एक फिलिस्तीनी की मदद से उनके परिवार को खबर मिली। लंबे वक्त तक जेल में रहने और वहां की सख्त हालत से अहमद मनासरा की सेहत बहुत खराब हो गई है। उसे सिजोफ्रेनिया, साइकोसिस और डिप्रेशन जैसी गंभीर जहनी बीमारियों ने जकड़ लिया है। उसकी बेरहम गिरफ्तारी और सालों तक टॉर्चर की वजह से दुनिया भर में इजरायल के खिलाफ गुस्सा फैल गया। कई कैंपेन चले जिनमें लोग उसकी रिहाई की मांग कर रहे थे। खैर, जंग चल रही है। यमन के हूती अभी भी अपने 100 रुपए की चप्पल को दिखाकर चढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं कि इसी चप्पल से हमने सऊदी अरब को ठीक किया है, इसी चप्पल से हमने यूएई को ठीक किया है, इसी चप्पल से हमने इजरायल को ठीक किया है। अब इजरायल के सबसे बड़े आका के दिमाग को भी इसी चप्पल से ठीक कर रहे हैं। वाकई चप्पल ना हुआ परमाणु हथियार हो गया, जिसे अमेरिका का सत्यानाश हो जाएगा। पर यमन दुश्मन के आगे झुक नहीं रहा। वो अमेरिका को बार बार ललकार रहा है और चप्पल दिखाकर समझा रहा है कि जब भी आओगे चप्पल खाओगे। बहरहाल, चलते चलते आखिर में जॉन एलिया ने भी क्या खूब फरमाया है। ऐ कातिलों के शहर बस इतनी ही अर्ज है, ऐ कातिलों के शहर बस इतनी ही अर्ज है, मैं हूं ना कत्ल कोई तमाशा किए बगैर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।